दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है राइट बाय बर्थ यानी कि जन्म से अधिकार। SC डिसीजन ऑन कॉपसनरी राइट्स ऑफ वीमेन इज इन लाइन विद द एम ऑफ एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जो निर्णय है, किस चीज़ को लेकर, कॉपसनरी राइट्स का मतलब समझिए यानी कि हिस्सेदारी को लेकर जो है ये अधिकार है, यानी कि ऑनरशिप राइट है, यानी कि ज्वाइंट ऑनरशिप की बात हो रही है ऑफ वीमेन, यानी कि जो औरतों या महिलाओं को जो कॉपसनरी राइट्स मिलना चाहिए, यानी कि पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदारी। तो उससे संबंधित जो अधिकार है उस पर जो SC का डिसीजन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, इज इन लाइन, वो बिल्कुल समान है। इन लाइन मतलब कि इन लाइन विथ का मतलब होता है सिमिलर टू, यानी कि उसके समान है। किसके समान है? द एम ऑफ एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है या भेदभाव को खत्म करने का जो एम है, जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसके उसके एकदम बिल्कुल समान है ये SC का ये डिसीजन। ठीक है। The latest decision of the Supreme Court on the right of Hindu daughters to ancestral property corrects an obvious anomaly in the interpretation of a crucial 2005 amendment to the Hindu Succession Act 1956। कहा जा रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट डिसीजन है, ठीक है, ऑन द राइट ऑफ हिंदू डॉटर्स टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, राइट के साथ जो है टू लगता है, आपको पता है, राइट टू लाइफ। ठीक है। तो ये हिंदू डॉटर्स के जो हैं, यानी हिंदू बेटियों का जो अधिकार है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो हिंदू बेटियों का जो अधिकार है, उसको लेकर जो एक लेटेस्ट डिसीजन आया है, वो डिसीजन किस चीज़ को करेक्ट करता है, सही करता है? एक ऑब्वियस एनोमली को, एक विसंगति को, मतलब कि स्पष्ट विसंगति को। ये विसंगति किस में पाया जाता है? इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ क्रूशियल 2005 अमेंडमेंट टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या उत्तराधिकार कानून 1956 जो है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण 2005 संशोधन किया गया था। ठीक है ना। अमेंडमेंट के साथ हमेशा टू लगता है यदि अमेंडमेंट किया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेंडमेंट इन या अमेंडमेंट ऑफ नहीं कर लीजिएगा, अमेंडमेंट टू ही होता है हमेशा। तो ये 2005 का जो अमेंडमेंट आया था हिंदू सक्सेशन एक्ट में, ठीक है, 1956, जो मतलब कि जिसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 यानी कि 1956, उसमें जो 2005 में जो अमेंडमेंट आया था, उसको इंटरप्रिटेशन को लेकर जो एनोमली है, इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या को लेकर जो विसंगतियां हैं, उसको करेक्ट करती है ये जो लेटेस्ट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का। द वर्डिक्ट सेटल्स द क्वेश्चन। ये जो वर्डिक्ट जो आया, ये जो फैसला आया है, वो इस प्रश्न को सुलझाती है। ठीक है ना। इस प्रश्न को सुलझाता है कि क्या ये जो कॉपसनरी राइट है डॉटर्स का, ये लागू होता है तब जब उसके फादर जो है, जिसके माध्यम से वे इस राइट को पर अधिकार मतलब कि करते हैं, वॉज अलाइव, क्या वो जिंदा थे? कब? ऑन द डे द अमेंडमेंट कैम इनटू फोर्स, उस दिन जब ये संशोधन लागू हुआ था। तो क्या उस दिन उसके फादर जिंदा थे? तभी ये जो है मतलब कि ये जो कॉपसनरी राइट ऑफ डॉटर्स जो है वो प्रभावी होगा या लागू में आएगा। इस क्वेश्चंस को जो है ये वर्डिक्ट सुलझाता है। ठीक है ना। यानी कि अगर जिस दिन अमेंडमेंट हुआ था उस दिन अगर वो जीवित नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो उनको जो है ये मतलब कि कॉपसनरी राइट जो है वो नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस दिन जीवित रहते हैं अमेंडमेंट के दिन, तो वो जो है कॉपसनरी राइट उसको मिलेगा। तो इसी प्रश्न को लेकर जो है ये वर्डिक्ट आया है और इसमें इस बात को सुलझाया गया है। तो अब आगे देखते हैं, आगे और पता चलेगा इसके बारे में। द अपेक्स कोर्ट हैज नाउ कैटेगोरिकली रूल्ड दैट द डॉटर्स राइट फ्लोज फ्रॉम देयर बर्थ। यहाँ देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने स्पष्ट रूप से फैसला दिया है कि डॉटर का जो राइट है, ये जो कॉपसनरी राइट है, हिस्सेदारी का जो अधिकार है, वो उसके जन्म से आता है। यानी कि उसके जैसे ही वो जन्म लेती है उसको ये अधिकार मिलता है, फ्रॉम देयर बर्थ, एंड नॉट बाय एनी अदर फैक्टर, और कोई दूसरे अन्य कारकों से नहीं आता है, जैसे कि उसके फादर्स जीवित हैं या अस्तित्व में हैं या नहीं है, ये कोई मायने ही नहीं रखता है उसके लिए, कॉपसनरी राइट के लिए। ठीक है। तो दूसरे शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स इट हैज़ रिजेक्टेड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसने खारिज कर दिया कॉमन मिस इंटरप्रिटेशन को, यानी कि ये जो आम जो गलत व्याख्या है उस चीज़ को खारिज कर दिया। ये गलत व्याख्या किया है, तो उसके बाद दैट से बताया जा रहा है, दैट क्लॉज है कि ओनली डॉटर्स ऑफ कॉपसनर्स, यानी कि कॉपसनर्स यानी कि यहाँ पर आप सोच लीजिए पिता,
यानी कि कॉर्पोरेशनर्स के जो डॉटर जो कि अलाइव हैं, यानी कि जो कि जिंदा थे ऑन दैट डे, उस दिन जिस दिन ये संशोधन लाया गया था, कुड गेट एन इक्वल शेयर। केवल वही डॉटर्स जो है जो मतलब जिसके फादर जो है उस दिन जिंदा थे, उस दिन में वही इक्वल शेयर मिल सकता है उनको प्रॉपर्टी में। तो ये जो है मिस इंटरप्रिटेशन था, ये आम मिस इंटरप्रिटेशन था, ठीक है ना। और इसी चीज़ को जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। द कोर्ट हैज़ राइटली रिकॉग्नाइज्ड दैट द अमेंडमेंट कन्फर्ड इक्वल स्टेटस एज अ कॉर्पोरेशनर ऑन डॉटर्स in Hindu families governed by Mitakshara law and this right accrued by birth। द कोर्ट जो है यानी कि न्यायालय जो है इसने सही रूप से इस बात की पहचान की है कि ये जो अमेंडमेंट है, ये जो संशोधन है वो कन्फर्ड मतलब देना, इक्वल स्टेटस देता है एक कॉर्पोरेशनर के रूप में, एक हिस्सेदार के रूप में इक्वल स्टेटस देता है किसको, डॉटर्स पर। कन्फर्ड के साथ हमेशा याद रखिएगा ऑन लगता है जब किसी चीज़ को देते हैं, कन्फर्ड समथिंग ऑन समबडी, ठीक है ना। तो कन्फर्ड क्या दिया, इक्वल स्टेटस, या मतलब कि एक कॉर्पोरेशनर के रूप में किसको दिया, डॉटर्स को। किस चीज़ में, इन हिंदू फैमिलीज़ में जो डॉटर्स हैं उनको। ये हिंदू फैमिलीज़ जो कि संचालित होते हैं मिताक्षरा लॉ से, एंड दिस राइट एक्रूड बाय बर्थ। यहाँ एक्रू का मतलब एक्चुअली इंक्रीज होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो होता है रिसीव्ड है, ठीक है ना, RECEIVED, ठीक है, रिसीव्ड। एक्रूड मतलब रिसीव्ड बाय बर्थ, मतलब कि बर्थ से जिसको प्राप्त होता है। द चेंज कैम इनटू इफेक्ट फ्रॉम September 9, 2005। याद रखिएगा यहाँ पर ये जो परिवर्तन कब आया, ये परिवर्तन आया कब, कैम इनटू इफेक्ट यानी कि प्रभाव में लागू हुआ कब, 9 सितंबर 2005 से, ठीक है ना। बट विद ए प्रोविजन, लेकिन एक प्रोविजन के साथ, ठीक है ना, बट विद ए प्रोविजन दैट पार्टीशंस एंड टेस्टामेंट्री disposition that had taken place prior to December 2004, the date on which the amendment bill was introduced in the Rajya Sabha, will remain valid and unaffected by the change। तो कहा जा रहा है ये जो चेंज है जो कि आया था कब, सितंबर 9, 2005 में, यानी कि 9 सितंबर 2005 में आया था ये चेंज, ये परिवर्तन, लेकिन एक प्रोविजंस के साथ कि यह जो पार्टीशन है यानी कि ये जो बंटवारा है या फिर जो एक टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन है। टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन का मतलब हो गया, डिस्पोजिशन मतलब होता है प्रकृति, ठीक है ना, और टेस्टामेंट्री का मतलब वसीयतनामा। तो वसीयतनामा की जो प्रकृति है और जो एक बंटवारा है, ठीक है ना, या बंटवारा, ठीक है, इस प्रावधान में क्या था, बट विथ प्रोविजन, एक प्रोविजन के साथ आया था कि ये जो मतलब क्या कहेंगे आप, ये जो प्रोविजन है आपको एक तरीके से ये जो प्रोविजन है, देखिए, द चेंज केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम September 9, 2005, बट विद अ प्रोविजन, एक प्रोविजन के साथ कि यह जो पार्टीशंस है या जो टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन है जो मतलब कि दैट हैड टेकन प्लेस प्रायर टू December 20, 2004, यानी कि जो 20 दिसंबर 2004 के पहले हो चुका हो या कि हो गया था, ठीक है ना, ये प्रोविजंस जिसमें मतलब कि ये पार्टीशंस या टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन जो है, ठीक है ना। द डेट ऑन विच द अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस, यानी कि वो डेट वो तिथि जब अमेंडमेंट बिल को लाया गया था राज्यसभा में, विल रिमेन वैलिड, यह जो है वैध बना रहेगा, एंड अनअफेक्टेड बना रहेगा यानी कि अप्रभावित बना रहेगा इस परिवर्तन से, इस जो अभी चेंज जो हुआ है ना 2004 मतलब 20 दिसंबर 2004 के बाद, ठीक है। दिस लेड टू द इंटरप्रिटेशन, और इसकी वजह से जो है यह व्याख्या शुरू हो गई कि दैट द डॉटर्स कॉर्पोरेशनरी राइट्स, कि बेटियों का जो कॉर्पोरेशनरी राइट्स है यानी कि हिस्सेदारी से संबंधित जो अधिकार है, बीइंग प्रोस्पेक्टिव यानी कि ये जो है संभावित होने की वजह से, वुड नॉट कम इनटू इफेक्ट, ये जो है लागू नहीं होंगे, अनलेस, जब तक कि बोथ द कॉर्पोरेशनर फादर, यानी कि जब तक कॉर्पोरेशनर का फादर और उसके जो डॉटर हैं वो जीवित नहीं रहते हैं ऑन September 9, 2005, यानी कि 9 सितंबर 2005, ठीक है ना, यानी कि लाया तो गया था 20 दिसंबर 2004 को ये हमें, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये जो है आपको बिल जो बना, मतलब इस पर जो पार्लियामेंट ने इसको जो ये किया, इसमें अमेंडमेंट को मतलब अप्रूव किया, वो 9 सितंबर 2005 को।
तो कहा जा रहा है वही चीज़ कि इसके वजह से जो है इंटरप्रिटेशन के ये इंटरप्रिटेशन हुई, ये व्याख्या चालू हुई कि डॉटर्स का जो कॉपसनरी राइट्स है, चूँकि वो संभावित होने के वजह से या भावी होने के वजह से वुड नॉट कम इनटू इफेक्ट, वो जो है लागू नहीं होगा यदि, यहाँ पर अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, इफ़ नॉट, यहाँ पर नॉट भी है, ठीक है ना, यदि दोनों यानी कि कॉपसनर फादर, यानी कि जो जिसको हिस्सेदार बनने हैं उसके फादर, ठीक है, और उसकी बेटी जो है वो अलाइव नहीं होते हैं, यानी कि वो जीवित नहीं होते हैं। कब? 9 सितंबर 2005 को, यानी कि 9 सितंबर 2005 को अगर ये दोनों जीवित नहीं होते हैं तो फिर कॉपसनरी राइट्स जो है वो इफेक्ट में नहीं आएगा, यानी कि उस पर वो लागू नहीं होगा, ठीक है ना। दिस पोजीशन वॉज क्रिस्टलाइज, इस पोजीशन को जो है क्लियर किया गया कब, या क्रिस्टलाइज किया गया, इस पोजीशन को जो है क्रिस्टलाइज किया गया एक तरीके से 2015 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है ना। वो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट कब, कैसे, किस में आया था? प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फुलवती, यानी कि प्रकाश और अन्य बनाम फुलवती के केस में ये जजमेंट आया था। दिस जजमेंट नाउ स्टैंड्स ओवररूल्ड, और यह जजमेंट जो है अब क्या है, ये ओवररूल्ड है। ओवररूल्ड मतलब कि ये खारिज हो चुका है, ठीक है ना। दिस जजमेंट नाउ स्टैंड्स का मतलब होता है टू बी, ठीक है ना, या टू कह सकते हैं स्टे, मतलब कि एक तरीके का कहिए आप उसको कि स्टैंड्स के बदले में आप यहाँ पर ईज भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो उस सेंस में भी ये यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो दिस जजमेंट नाउ स्टैंड्स ओवररूल्ड, ये जो है अभी क्या है, खारिज है, यानी कि इसके वजह से। आगे बढ़ते हैं, हाँ आइए। द कोर्ट्स रीजनिंग इज अनएक्सेप्शनेबल। अनएक्सेप्शनेबल का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई आपत्ति नहीं उठाई जाए, यानी कि इसमें मतलब कि ये जो कोर्ट का जो रीजनिंग है, ये जो अभी जो आया है उसमें जो ये कोर्ट का जो तर्क है वो अनएक्सेप्शनेबल, मतलब कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि कोई आपत्तिजनक वाली बात नहीं है इसमें। फर्स्ट, पहला, ये जो है लोकेट्स करती है ओरिजिन ऑफ द कॉपसनरी राइट इन वंस बर्थ। सबसे पहले तो ये जो है कॉपसनरी राइट का जो उत्पत्ति है, ठीक है ना, उसको कहाँ पर ये देखती है? किसी भी व्यक्ति या किसी भी महिला के बर्थ में, यानी कि वो बर्थ से ही उसको इस चीज़ को उत्पत्ति मानती है। दूसरा जो है यह पाती है, इट फाइंड्स दैट देयर इज़ नो नेसेसिटी, कोई भी आवश्यकता नहीं है फॉर अ प्रीडिसेसर्स कॉपसनर टू बी अलाइव, यानी कि प्रीडिसेसर कॉपसनर यानी कि बाप दादा वगैरह जो हैं, तो ये जो प्रीडिसेसर कॉपसनर जो हैं उसको वो जिंदा रहें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसके लिए? फॉर वन टू एक्वायर दैट स्टेटस, उस स्टेटस को किसी को प्राप्त करने के लिए, किसी को हासिल करने के लिए उसके प्रीडिसेसर कॉपसनर का जीवित रहना कोई आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ को यह पहचानती है कोर्ट। एज, क्योंकि व्हाट इज़ रेलिवेंट, क्योंकि जो रेलिवेंट है वो क्या है? बर्थ है, ठीक है, और ये बर्थ जो है विद इन द डिग्रीज ऑफ सक्सेशन, यानी कि उत्तराधिकार के सीमाओं पे है, ठीक है ना। डिग्रीज मतलब एक तरीके से हद कहिए या फिर उसका अमाउंट कहिए इसको, या लेवल कहिए, तो विद इन द डिग्रीज ऑफ सक्सेशन टू विच इट एक्सटेंड, जहाँ तक ये जाती है, जहाँ तक इसका विस्तार होता है। इन दैट सेंस, उस सेंस में अगर देखें, द लेजिस्लेशन, ये जो कानून है, इवन दो इट कम्स इनटू इफेक्ट ऑन अ प्रेस्क्राइब्ड डेट, हालांकि या आप कह सकते हैं भले ही यह जो है लागू होता है कब? एक निर्धारित तिथि पर, ठीक है ना। ये लेजिस्लेशन जो है वो रिट्रोएक्टिव है। रिट्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो जिस दिन से कोई कानून, मान लीजिए कोई रिट्रोएक्टिव कानून है, ठीक है ना, तो वो जो है क्या होता है कि जिस डेट से, मान लीजिए आज है 14 तारीख है, आज 14 अगस्त है, आज मान लीजिए कोई कानून पास हुआ, ठीक है, लेकिन ये अगर रिट्रोएक्टिव होगा तो यह जो है 14 अगस्त के पहले, यानी कि मान लीजिए 15 जनवरी, ठीक है, या 15 जनवरी से भी पहले, या तो मतलब कि जितने भी उससे पहले, ठीक है, उसका एप्लीकेशन बना रहेगा। यानी कि आप कह सकते हैं ये जो लेजिस्लेशन है ना,
वो क्या है, रिट्रोएक्टिव है। किसमें, इन इट्स एप्लीकेशन, अपने एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन क्या होता है, इसको लागू करने में, मतलब कि इसको जो लागू किया जाना है उसमें ये रिट्रोएक्टिव नेचर का है, क्योंकि एज इट इज़ लिंक्ड टू बर्थ, क्योंकि यह जो है किससे जुड़ा हुआ है, ये बर्थ से जुड़ा हुआ। मान लीजिए कि ये सपोज इसका जो है 2005 में ये आया, ठीक है, लेकिन 2005 से पहले किसी का जन्म हुआ है 2002 में, तो इसका ये मतलब थोड़े है कि वो जो है उसको अधिकार नहीं मिलेगा, उसको भी अधिकार मिलेगा, क्योंकि वो ये जो है जुड़ा हुआ है बर्थ से, ठीक है, लेकिन ये आया है भले 2005 में, ठीक है, तो इज रिट्रोएक्टिव इन इट्स एप्लीकेशन एज इट इज लिंक्ड टू बर्थ अन एंटीसीडेंट इवेंट। एंटीसीडेंट का मतलब प्रीवियस, एक प्रीवियस इवेंट के रूप में, ठीक है ना। इट ऑल्सो अंडरस्कोर्स, यह जो है यह भी दर्शाता है या रेखांकित करता है, अंडरस्कोर का मतलब हाईलाइट करना, यह भी हाईलाइट करता है या रेखांकित करता है कि लेजिस्लेशन जो है, ये जो कानून है, ये स्पष्ट करता है कि डॉटर्स का जो राइट है, बेटियों का जो अधिकार है ये कॉर्पसनरी को लेकर, ठीक है ना, आर द सेम, वो बिल्कुल वही है जो कि एक लड़का को होता है, एज दैट ऑफ अ सन। दैट मतलब अधिकार, राइट्स, ठीक है ना। तो इट मेक्स इट क्लियर दैट द डॉटर्स राइट्स आर द सेम, वो बिल्कुल वही है एज दैट ऑफ अ सन, जैसा कि एक लड़के का होता है। एंड और क्या है, एज इफ, मानो सी हैड बीन अ सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, मानो कि वो जो है जन्म के समय लड़का ही हो, मतलब एक संभावना है कि वो लड़का ही हो, उसी के रूप में आप इसको देखें। द कॉर्पसनरी स्टेटस गिवन टू डॉटर्स। अब देखिए, ये जो डॉटर्स को दिए जाने वाले जो कॉर्पसनरी स्टेटस है, ठीक है ना, यानी कि समान अधिकार या समान हिस्सेदारी का जो अधिकार है या स्टेटस जो बेटियों को जो दी जाती है, वो सब्जेक्ट रहा है, ये विषय रहा है रिफॉर्म का, सुधार कर रहा है कई सारे राज्यों में, ठीक है, खास करके विशेष करके साउथ इंडिया में। ये कब रहा है, लॉन्ग बिफोर, मतलब बहुत पहले, जब यूपीए रेजिम ने, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने, यानी कि जो कांग्रेस की सरकार थी बीजेपी की से पहले, उसने जो है इसको लाया था, इस अमेंडमेंट को लाया था फॉर द होल कंट्री, पूरे देश के लिए। जब यूपीए सरकार ने ये इस चीज़ को लाया था, उसके बहुत पहले ही जो है यह सब्जेक्ट रहा है, एक विषय रहा है सुधार का कई सारे स्टेट में, ये जो कॉर्पोरेशनल स्टेटस जो दिया जाता है डॉटर्स को, ठीक है। केरला हैड इंट्रोड्यूस, केरला जो है इसको लाया था, इस कानून को 1975 में। आंध्र प्रदेश जो है ये 1986 में लाया था। तमिलनाडु जो है ये 1989 में लाया था। महाराष्ट्र एंड कर्नाटका जो है ये 1994 में लाया था, ठीक है। द लेजिस्लेटिव एम वाज दैट ऑफ फ्लैग्रेंट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सन्स एंड डॉटर्स इज in entitlement to an equal share in corporation property, that is property inherited from one's father, grandfather or great grandfather should be done away with। तो इसको देखिए, ऐसे पढ़ लीजिएगा, इतना बड़ा है वाक्य लेकिन बहुत आसान है। ये जो लेजिस्लेटिव एम, यानी कि इसको समझिए, जो कानूनी या विधायी जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, वो क्या था, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये इससे जुड़ गया, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव दूर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये भेदभाव किसके बीच है और किस चीज़ को लेकर है? ये भेदभाव जो है सन्स और डॉटर्स के बीच है, ठीक है ना। सन्स को ज़्यादा मिलना चाहिए, डॉटर्स को कम मिलना चाहिए, तो डॉटर्स को मिलना नहीं चाहिए। तो ये जो सन्स और डॉटर्स के बीच जो एक भेदभाव है, किस चीज़ को लेकर, तो इंटाइटलमेंट को लेकर, अधिकार को लेकर। अधिकार किस चीज़ में है, तो इक्वल शेयर का है, यानी कि बराबरी का जो हिस्सा के है, किस चीज़ में, कॉर्पोरेशनरी प्रॉपर्टी। अब कॉर्पोरेशनरी प्रॉपर्टी क्या होता है, वो प्रॉपर्टी जो विरासत में मिले हैं अपने फादर से, ग्रैंडफादर से या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर से, ठीक है ना, जो विरासत में मिले हैं, तो उसको लेकर जो इक्वल शेयर का अधिकार है, उसमें जो एक डिस्क्रिमिनेशन है सन्स और डॉटर्स के बीच, उसको दूर किया जाना चाहिए, ठीक है। आसान हो गया। इट इज़ इंडीड वेलकम, ये सच में स्वागत योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, अपेक्स कोर्ट जो है, उसने कोशिश किया इसे फुल इफेक्ट देने का, इसे पूरी तरह से प्रभाव में देने का। टू दिस इंटेंट मतलब इस आशय किया है या इरादा किया है कि इक्वल स्टेटस दिया जाए दोनों को, लड़कियों को भी और मतलब लड़के को तो पहले से दिया ही हुआ था, लड़कियों को जो है बराबरी का हिस्सा, मतलब कि हिस्सा देकर उसे इक्वल स्टेटस दिया जाए।
तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कोशिश किया या उसने चाहा इसे फुल इफेक्ट देने के लिए, इस इंटेंट को, इस आशय को कैसे, बाय सेटिंग एट रेस्ट डाउट्स, यानी कि इसको विराम देकर, सेटिंग एट रेस्ट मतलब किसको विराम देकर, ये डाउट्स को, ये डाउट्स यानी कि संदेह को, ये संदेह जो कि उत्पन्न होता है किस चीज़ से, वेरिंग इंटरप्रिटेशन से, अलग अलग व्याख्याओं से। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, और साथ ही कमेंट बॉक्स पर जो भी आप फीडबैक है आपका वो उसका जवाब दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसे भी ज़रूर देखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।